ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है? ब्रिज रेक्टिफायर में यहाँ पे 4 डायोड्स होता है। जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज किया था, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज किया था, और अब ब्रिज रेक्टिफायर में टोटल हमारे पास 4 टोटल डायोड्स यूज होता है। वो किस तरह से यूज होता है? सर्किट अरेंजमेंट को ठीक से देखिएगा। यदि ब्रिज रेक्टिफायर से क्वेश्चन आया तो सर्किट अरेंजमेंट ठीक से देखिए। पहले जो यहाँ पे 2 डायोड्स है, इन दोनों का जो नेगेटिव पोलरिटी है वो एक साथ अटैच्ड है। ठीक है, नेगेटिव पोलरिटी एक साथ अटैच है, और इन दोनों का, नीचे वाले का, दोनों का जो पॉजिटिव पोलरिटी है वो एक साथ अटैच है। देख लीजिए, यहाँ पे 4 यहाँ पे टोटल डायोड्स है। ये हमारे पास D1 है, ये D2 है, ये हमारे पास D3 है, और ये हमारे पास D4 है। टोटल हमारे पास 4 डायोड्स है, D1, D2, D3, D4। और इस डायोड्स में हम लोग क्या करते हैं? एंटर यहाँ और यहाँ पे इनपुट और आउटपुट करते हैं। जैसे हमारे पास AC का प्राइमरी कॉइल है ये, उसके बाद हमारे पास ये सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल में इधर प्लस और माइनस है। एक एक टर्मिनल्स को यहाँ कनेक्ट करते हैं और दूसरे टर्मिनल्स को हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। कंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखो। ब्रिज रेक्टिफायर में, ब्रिज रेक्टिफायर में जब भी हम बात करते हैं तो D1 और D2 को देखो, नेगेटिव ये होता है, पॉजिटिव ये होता है। तो दोनों का नेगेटिव एक जगह कनेक्ट किया है और दोनों का पॉजिटिव मैंने एक जगह कनेक्ट किया है, तो इससे हमारा एक ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो 2 पॉइंट बचा हुआ है, इन दोनों की मदद से हम लोग इधर लोड रेसिस्टेंस लेते हैं। ये हमारा प्लस है और इधर माइनस है, लोड रेसिस्टेंस है। देखो, जब ये प्लस होगा, राइट, ये प्लस होगा तो ये भी एंड प्लस होगा, तो ये प्लस एंड होगा। उसके बाद ये माइनस है तो ये भी एंड माइनस होगा। तो देखो, डायोड जो D4 और D1 क्या है? फॉरवर्ड बायस है। फर्स्ट साइकिल में डायोड D1 और D4 फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। और डायोड D2 और D3, डायोड D2 एंड D3 आर रिवर्स बायस्ड। D1 और D4 क्या है? फॉरवर्ड बायस है, और D2 और D3 क्या है? रिवर्स बायस है। तो एक कंडक्ट करेगा तो दूसरा कंडक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 और D4 करेगा, मतलब अपोजिट्स वाले साइड्स। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, डायोड्स का नाम दे दिया, बोला कि फर्स्ट हाफ साइकिल में कौन कौन सा डायोड करेगा, तो जो अपोजिट साइड्स वाला डायोड्स होता है वो हमारा करेगा, कंडक्ट करेगा। उसके बाद दूसरे हाफ साइकिल में, मतलब अगर हम इनपुट की बात करें, मान लीजिए इनपुट्स है, ये हमारा इनपुट है करंट, AC इनपुट करंट। अब अपने को आउटपुट बताना है। आउटपुट बताना है तो देखो, पहला जो टर्म होगा ये देगा, ये D1 एंड D4 का देगा। दूसरा जो देगा नेगेटिव वाला, जो नीचे वाला जो था, अब नीचे वाला जो डायोड्स होगा उसमें D2 और D3 कंडक्ट करेगा, D2 और D3। फिर तीसरे वाला जो पॉजिटिव है उसमें फिर D1 और D4 होगा। फिर नीचे वाला जो होगा, फिर यहाँ पे D2 और D3 होगा। इस तरह से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट होता है। तो 3 तरह के रेक्टिफायर हमने पढ़ा, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें आपको जो नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, देखो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन 2 ही आएगा, एक आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा आएगा फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर का क्वेश्चन इसमें आ सकता है एंट्रेंस। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, जो जितने भी रेक्टिफायर है
इसमें एक टर्म आता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर होता है हमेशा इट इज द रेशियो ऑफ IRMS टू द IDC। जैसे हमने देखा था कि रेक्टिफायर से जो आउटपुट आया है वो DC करंट आया है, और AC का एक RMS वैल्यू होता है जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं। AC की जो RMS वैल्यू होती है वो I0/√2 होती है। तो फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू IRMS बाई IDC होगा। ये बात क्लियर है? या इसको हम वोल्टेज के टर्म में लिख सकते हैं VRMS बाई V डायरेक्ट करंट। तो इस केस में जो फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर जो होता है F, ये होता है π/√2, और हाफ वेव रेक्टिफायर का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो π/2 होता है। ये वैल्यूज रेशियो है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपने पास देखते हैं रिपल फैक्टर। देखो जो रिपल फैक्टर है ये भी एक तरह से हम कर सकते हैं कि रेशियो है, जिसमें जब हम टोटल IRMS करंट बात करते हैं, जो IRMS करंट टोटल बात करते हैं ये होता है IAC का स्क्वायर और IDC का स्क्वायर। देखो AC इफेक्टिव, जो RMS वैल्यू होता है वो इफेक्टिव करंट होता है, तो जो इफेक्टिव करंट होगा दैट विल बी IAC का स्क्वायर, मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट और DC वैल्यू है वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो उसका जो स्क्वायर रूट करते हैं तो वो उसका रिजल्टेंट आता है। इस केस में जो रिपल फैक्टर होता है, रिपल फैक्टर इज गिवन बाय R इज इक्वल टू IAC बाई IDC। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो फॉर्म फैक्टर था वो IRMS बाई IDC था, जबकि जो रिपल फैक्टर होता है वो IAC/DC होता है। अल्टरनेटिंग करंट बाई जो डायरेक्ट करंट है उन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है, जिसका फाइनल फॉर्मूला फॉर्म फैक्टर के टर्म में ये होता है। यानी फॉर्म फैक्टर यदि अपने को पता है तो हम रिपल फैक्टर भी निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू F सर ये स्क्वायर F² -1 है ना? हाँ, F स्क्वायर -1 है। ठीक है, अब जैसे एक और डेटा आपको मैंने AC में बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, और हाफ वेव रेक्टिफायर की जब आप बात करेंगे तो IRMS वैल्यू होता है I0/2, मतलब जब हमारा आउटपुट ऐसा आता है एक एक छोड़ के, तो इस केस में जो IRMS आता है वो I0/2 आता है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके ओके, और जो IDC आता है ये आता है I0/π। हमने एवरेज करंट AC में देखा था 2I0/π होता है, एक तो गायब हो गया तो एक ही बच गया, तो I0/π हो गया। 0 से लेकर के T यहाँ पे फुल साइकिल है, इसमें एक ही लोब है, एक लोब का एवरेज होता है I0/π, IDC हो गया। अब वही अगर फुल वेव हो जाएगा तो इसमें 2I0/π हो जाएगा DC। मतलब यहाँ से अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जब हम बात करते हैं सो IRMS इज इक्वल टू दैट शुड बी इक्वल्स टू I0/√2, और IDC हो जाता है कितना, 2I0/π। देखो अगर हम इसके कैलकुलेटेड वैल्यू आप देखते हैं तो इस डेटा को याद रखना 1.21, और इस वाले वैल्यू में फुल वेव रेक्टिफायर में 0.4 है, क्योंकि फॉर्म फैक्टर की वैल्यू तो अपने को देखा था, एक π/2 था और एक था π/2√2। उसकी वैल्यू पुट करके निकालोगे तो रिपल फैक्टर आपको अगर पूछा जाता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एफिशिएंसी ऑफ द रेक्टिफायर।
देखो एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर है, सो दैट इज इक्वल्स टू 0.406, एक फाइनल वैल्यू है, इसकी डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, 1 प्लस आर एफ बाई आर एल। यहाँ पे क्या मैं बात कर रहा हूँ कि 1 प्लस आर एफ बाई आर एल का मतलब हो गया, आर एल जो है वहाँ पे लोड रेसिस्टेंस है एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर में, स्पेशली मैं अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूँ, ठीक है। और आरएफ जो होता है वो रेक्टिफायर की अपनी जो रेक्टिफायर है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो वाला रेसिस्टेंस है। रेक्टिफायर की भी एक रेसिस्टेंस होती है, वो डिवाइस है, मतलब उसमें क्या क्या है, प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, कैपेसिटर्स है, सबका एक जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आरएफ होता है। इसकी एफिशिएंसी आप ध्यान रखना, इसकी एफिशिएंसी होता है 40.6%, ये ध्यान रखना। और अगर आर एफ इक्वल टू आर एल होता है तो इसकी एफिशिएंसी होती है इसकी हाफ, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा तो 20.3%। तो ये अपने पास है। उसी तरह से फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है, फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, सो दैट्स एटा इज इक्वल टू, देखो इसका डबल 0.812 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एफ बाई आर एल, और ये अपने को एटा जो आता है वो 0.812 होता है। जनरली ये वैल्यू हम कब ले रहे हैं, जब हमारा आर एफ जो होता है वेरी वेरी लेस देन आर एल होता है। यहाँ पर भी 40.6 ऊपर वाला कब ले रहे हैं एफिशिएंसी, जब आर एफ वेरी वेरी लेस देन आर एल होता है। मतलब यदि रेक्टिफायर का रेसिस्टेंस, खुद का रेसिस्टेंस जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, यदि वेरी वेरी लेस देन आर एल है तो एफिशिएंसी रेक्टिफायर, एफिशिएंसी ऑफ द रेक्टिफायर का मतलब ही होता है आउटपुट बाय इनपुट। मतलब अपने पास एफिशिएंसी अगर हम डिफाइन करना चाहिए कि एफिशिएंसी क्या होता है, तो एफिशिएंसी का मतलब हो गया पावर ऑफ डीसी बाय पावर ऑफ एसी, और पावर ऑफ डीसी का मतलब हो गया आई स्क्वायर आर पावर होता है, आई स्क्वायर आर फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आर एल, क्योंकि आउटपुट जो ले रहे हैं, कभी भी एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट होता है, तो आउटपुट तो अपना क्या हो गया, पावर ऑफ डीसी हो गया, क्योंकि डीसी रेक्टिफायर से मिलता है और इनपुट एसी का है। तो पावर जब हमारे पास रेक्टिफायर का आउटपुट बात करते हैं तो लोड से जितना अपने पास लोड रेसिस्टेंस पास करता है, लोड से जितना करंट पास करता है, आई स्क्वायर आर पावर हो गया, और पावर ऑफ एसी हो गया आई आर एम एस स्क्वायर और इनटू आर एफ प्लस आर एल। ये आर एफ इनपुट में जब हो गया तो एसी रेक्टिफायर का अपना रेजिस्टेंस हो गया प्लस लोड रेजिस्टेंस हो गया, सारे सीरीज में होते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे देखो सीरीज में ही हम लिख रहे हैं रेक्टिफायर को, देखो इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पूरे ब्रिज का, और ये आर एल दोनों सीरीज में है, इसलिए दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशल पर्पस डायोड। स्पेशल पर्पस डायोड का मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे डायोड हैं जिसका हमारे पास प्रॉपर यूज होता है डे टू डे लाइफ में, इसका एक स्पेशल पर्पस है और इसको हम डे टू डे लाइफ में डिफरेंट यूजेस में लेते हैं, ठीक है। जैसे एक अपने पास है, हाँ सर ये फुल वेव क्या क्या फुल वेव रेक्टिफायर में ना फुल वेव रेक्टिफायर, आरएफ और आरएल इक्वल है। हाँ हाँ हाँ, फुल वेव रेक्टिफायर में जब आर एफ आर एल इक्वल हो जाएगा तो एफिशिएंसी फिर हाफ हो जाएगा ना, देखो ये 0.812 का डिवाइडेड बाय 2, यस सर, ये 40.6%। देखो जो 40.6 एफिशिएंसी ऑफ हाफ रेक्टिफायर था वो अब फुल वेव का हाफ रेक्टिफायर है, क्योंकि एफिशिएंसी जैसे पहले एक अपने पास देखो एक लूप आ रहा था हाफ में और फुल वेव में 2 लूप आ रहा था, तो एफिशिएंसी डबल डबल,
इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, हाँ सर। सेम फॉर्मूला है। देखो जो स्पेशल पर्पस डायोड है वो कौन कौन सा डायोड है, एक तो अपने पास हो गया डायोड जिसको बोलते हैं फोटो डायोड, निखिल नेता का शायद पेपर है आज, है ना शुभांगी, कल पेपर है। दूसरा है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी बोलते हैं इसको, ये फोटो डायोड है। तीसरा हमारे पास जेनर डायोड है, और फोर्थ है हमारा सोलर सेल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 बाय 1 देखते हैं। जब आपके पास फोटो डायोड की बात करते हैं तो फोटो डायोड सबसे पहले आप देखेंगे कि इसकी बायसिंग किस तरह का होता है, तो ये हमेशा रिवर्स बायसिंग में होता है। और फोटो डायोड का मतलब है यहाँ पे जब इस पे लाइट एनर्जी जंक्शन पे पड़ता है तो करंट एमिट करता है। और हमेशा ये जो करंट है, चूंकि आपने क्या करा है, रिवर्स बायसिंग करा है, तो रिवर्स करंट बहुत ही फीबल होता है, बहुत ही कम होता है। और फीबल करंट के बाद जब लाइट इस डायोड पे पड़ता है तो क्या करता है, लाइट में फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देने के बाद वो जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाता है और वो पार्टिसिपेट करने लगता है। क्योंकि ये डायोड जो है ऑलरेडी हमारे पास, ये जो डायोड है पी और एन का, ये जंक्शन है और जंक्शन पे यहाँ पे लाइट आ गया, फोटो मतलब होता है लाइट, और इसको आपने रिवर्स बायस किया है तो पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि जब लाइट इस पे नहीं पड़ा तो सर्किट यहाँ पे क्या है, बहुत ही फीवर करंट इसमें घूम रहा है सर्किट के अंदर। जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ता है या लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है, लाइट की इंटेंसिटी जैसे ही चेंज होती है क्या सिचुएशन होता है, एच न्यू जैसे ही पड़ रहा है, यहाँ पे जैसे ही एच न्यू लाइट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सफिशिएंट एनर्जी पा करके, मैंने कहा था कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड और एक गैप की बात किया था, तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है, लिविंग बिहाइंड ए होल इनसाइड द वैलेंस बैंड, और यहाँ पे रिवर्स करंट इंक्रीज कर जाता है। रिवर्स करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, ऑब्वियसली रिवर्स करंट ऐसे फ्लो करेगा एन से पी की तरफ, और ये करंट बहुत ही कम होता है। तो जो सेटिंग आपने डिवाइसेस को कर रखा था, सेंसर को इसमें हम सिलेक्ट करते हैं, एक ऐसा सेंसर है मान लो कि 0.3 मिली एम्पियर पे वो सेंसर अभी क्या है, इनएक्टिव है। जैसे ही उस पर लाइट पड़ा तो 0.4 मान लो कि मिली एम्पियर करंट हो गया, उसमें जो सेंसर होता है वो एक्टिव हो जाता है, और सेंसर फोटो डायोड के साथ जो लगा हुआ वो जैसे एक्टिव होगा तो मोटर को ऑपरेट कर देगा। मोटर ऑपरेट होगा तो मैकेनिकल, अब वो चीज हो गया, वो किसी चीज को घुमा सकता है, गेट ओपन हो सकता है, टीवी चल सकता है, पिक्चर आ सकता है। तो फोटो डायोड वहां पे आप देखोगे सेंसर में, जैसे आप किसी के सामने गेट पे खड़े हो जाओगे तो अंदर अलार्म बज जाएगा, आप सामने खड़े हो जाओगे तो सेंसर काम करता है, टीवी चल जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फोटो आ जाता है उसका। तो ये सब फोटो डायोड के पर्पस है। होटल्स, बड़े बड़े होटल्स में आप सामने गेट पे जाते हो, अपने आप गेट खुल जाता है, वहाँ पे देखो स्ट्रिप लगा होता है, गेट पे देखोगे ध्यान से तो स्ट्रिप लगा होता है, वो डायोड वहाँ पे सेट होता है। ठीक है, बेल वेल बजाने का यूज करते हैं, इसका पर्पस ये सब।
अब यहाँ से अगर हम इसका करंट IV कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये वोल्ट्स में है, ये मिली एम्पियर में करंट है, और ये माइक्रो एम्पियर में करंट है। रिवर्स करंट होता है, देखो रिवर्स करंट अलग अलग इंटेंसिटी पे ऐसे सैचुरेशन होता है, कांस्टेंट करंट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे I1 इंटेंसिटी है, I2 इंटेंसिटी है, I3 इंटेंसिटी है, I4 इंटेंसिटी है। तो सबसे ज्यादा अगर हम रिलेशंस की बात करें, सबसे ज्यादा करंट कब होगा, जितना ज्यादा आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट डालोगे उतना ज्यादा करंट होगा। तो I4 इज ग्रेटर देन I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। इंटेंसिटी और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये इसका रिलेशन होगा, ये इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स है फोटो डायोड। दूसरा हमारे पास देखते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए जो लाइट एमिटिंग डायोड है, क्या सिचुएशन होता है इसमें, पीएन जंक्शन सबसे पहले आपको याद, इसमें बोर्ड में भी एग्जाम पूछेगा, एक्सप्लेन द लाइट एमिटिंग डायोड, व्हाट इज द यूज ऑफ लाइटिंग एमिटिंग डायोड। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव में आपको डाल सकता है कि लाइटिंग एमिटिंग डायोड फॉरवर्ड में होता है कि रिवर्स में होता है, बोर्ड में आता है ये सब, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिए, फॉरवर्ड बायस एंट्रेंस में भी आ सकता है ना। जैसे रेक्टिफायर के जो पॉइंट्स बताए वो सीबीएसई का नहीं है, वो नीट के लिए आप ध्यान रखना। तो लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग अपने को पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें जब आप पॉजिटिव को पी से कनेक्ट कर देते हो, नेगेटिव को एन से कनेक्ट कर देते हो, पॉजिटिव को पी से नेगेटिव को एन से कनेक्ट कर देते हो, तो यहाँ पे क्या होता है सिचुएशन, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस होने के कारण अपने को पता था कि ये होल्स यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और माइनस चार्ज इधर होता है, जो बैरियर पोटेंशियल बनता है जंक्शन के पास। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, चार्ज का फ्लो हो जाता है, जैसे आप फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन करेगा, इलेक्ट्रॉन होल के रिकम्बिनेशन से, नेगेटिव चार्ज मतलब होल और पॉजिटिव होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या होता है, रिकम्बाइन होता है, रिकम्बाइन होता है जंक्शन के पास। तो जैसे ही रिकम्बाइन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, अट्रैक्शन में आते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, वो एनर्जी हमारा। सर हाँ, सर ये C+O क्या है? सी प्लस ओ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन और होल्स, ये होल्स मैंने इसका ऐसे सिंबल दिया था ना, होल्स। यस सर। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जब रिकम्बाइन करता है तो यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, और ये जो एनर्जी रिलीज होता है फोटो डायोड की तरह उल्टा हो गया, वहाँ पे लाइट डालते हैं तो करंट मिलता है, इधर हमारा करंट दे करके लाइट निकालते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, और इसकी डिफरेंट कलर्स भी हो सकती है। जो एनर्जी रिलीज होती है डिपेंडिंग अपॉन द पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसकी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होती है। तो आजकल एलईडी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आने लगा है, पहले सिर्फ बल्ब होता था, आज से 15-20 साल पहले एलईडी नहीं था, उसमें सिर्फ बल्ब था, और जो बल्ब होता है वो उसको कलर नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ व्हाइट लाइट आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे अगर हम बात करेंगे कि जो सेमीकंडक्टर है, एलईडी है, उसकी अलग अलग जैसे विजुअल वेवलेंथ, मतलब अलग अलग, मतलब इसके वैसे डेटा तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिए, जो बैंड विड्थ है, बैंड विड्थ ऑफ द एमिटेड लाइट जो होता है,
bandwidth of emitted light is 100 angstrom to 500 angstrom, ठीक है। और जनरली ये क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक सिंगल वेवलेंथ का, मतलब 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 500 एंगस्ट्रॉम तक ये हमारा जा सकता है। तो अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का अलग अलग डेटा लिख दें, तो जो सिलिकॉन का अपने पास आएगा, जो एनर्जी आता है लाइट एनर्जी, वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम वेवलेंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं hc/लैम्डा से। hc अपने को पता है 1242 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो नैनोमीटर में आप बदल सकते हैं, माइक्रोमीटर बदल सकते हैं। और जो जर्मेनियम आता है वो अपने पास 0.7 वोल्ट के आसपास होता है। बट नेट के अंदर ये डेटा नहीं आएगा, मतलब इसमें आपको जो क्वेश्चन आएगा लाइट एमिटिंग डायोड के टर्म में, वो ये आएगा, जैसे बोर्ड में आपको पूछ सकता है कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये इसका जैसे आप लिख लीजिए, अगर आप पॉइंट 1-2 लिखना चाहते हैं, जैसे फास्ट एक्शन है, नो वार्म अप टाइम है, मतलब ये अचानक से ये काम करने लगता है, मतलब विदाउट एनी टाइम टेकिंग। जैसे टीवी वगैरह जब आप चलाओगे ना, तो कुछ वार्म अप टाइम होता है, थोड़ी देर के बाद चलता है, लेकिन इसमें एलईडी में इमीडिएटली चलता है। वोल्टेज मतलब एफिशिएंसी अच्छा होता है, लो ऑपरेशनल वोल्टेज है, पावर लेस है, और लॉन्ग लाइफ है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप बोर्ड में लिख सकते हैं कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एलईडी। एक नो वार्म अप टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑपरेशनल वोल्टेज कम है, पावर कम लगता है, बैंडविड्थ अगर याद है तो लिखना, नहीं तो नहीं लिख सकते हो। एनसीईआरटी में सिर्फ लॉन्ग लाइफ दिया है, तो वो चीज ध्यान रखना। इसके बाद अपने पास है ज़ीनर डायोड। तो ज़ीनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं। और ये एक तरह का स्पेशल पर्पस डायोड है जो कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। अगर डायोड में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर कहीं से आ सकता है तो ये जेनर डायोड है, बोर्ड में भी और नीट के अंदर भी जेनर डायोड से ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि जेनर डायोड किस तरह के बायसिंग होता है, इसका यूज क्या है। तो वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए यूज होता है, मतलब वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस को ये रोकता है, और हमेशा रिवर्स बायसिंग वोल्टेज होता है। इसका सिंबल भी कुछ अलग होता है, ठीक है। अगर हम इसके सिंबल की बात करें जेनर डायोड्स की, तो कुछ इस तरह होता है। ऐसे जैसे पहले हमारा डायोड्स क्या था, ऐसे होता था, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा इनपुट है, यहाँ पे एक सीरीज रेसिस्टेंस यूज करते हैं, और यहाँ पे जेनर डायोड्स होता है, यहाँ ए और बी के बीच में क्या होता है, इनपुट वोल्टेज होता है, और आउटपुट वोल्टेज हमेशा जेनर डायोड के अक्रॉस करते हैं। देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस RL लगा दिया, यहाँ पे क्या है, लोड रेसिस्टेंस, ये V इनपुट। देखो यहाँ पे समझिए, चूंकि ये जेनर डायोड का जो पर्पस होता है, समझिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि मेन यही चीज जरूरी है। मेन जो है जेनर डायोड का ही आपको डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, मतलब आपको व्हाई द जेनर डायोड बिहेव्स लाइक ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है CBSE बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड का, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये हर साल आता है, इसलिए इसको लिख लीजिए। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे बिहेव करता है इसका मैं बता रहा हूँ।
कि जेनर डायोड को हमेशा आप किस चीज में यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं रिवर्स में। तो रिवर्स में जब आप आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, ये ऐसे था। ठीक है, ये जो वैल्यू होता था वो वीबीआर होता था, ब्रेक डाउन वोल्टेज। हमने बताया था एवलांच से ब्रेक डाउन हो जाता है जब हमारे पास रिवर्स वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं किसी भी डायोड पे तो ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाता है। और ब्रेक डाउन जो हमारा ब्रेक डाउन जो होता है तो करंट यहाँ पे शार्पली इंक्रीज करता है, जेनो डायोड के थ्रू शार्पली करंट इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि करंट तो शार्पली इंक्रीज करता है, लेकिन चूंकि इसके अक्रॉस जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसे? V इक्वल्स टू आई आर है। आपने क्या है कि अगर करंट बहुत ही हाई हो जाएगा तो R उतना ही कम हो जाएगा, बट ओवरऑल क्योंकि लोड को आपने जेनर डायोड के पैरेलल किया है इसलिए जेनर डायोड जब एक्टिव रहेगा तो उसके सैचुरेशन करंट मतलब जो ये फास्ट करंट है सबसे ज्यादा वाला जो करंट की वैल्यू है वो एक फिक्स है। जेनर डायोड की जो करंट है उसकी वैल्यू एक फिक्स है। तो इसका मतलब है कि जेनर डायोड में अगर करंट आईजेड जा रहा है तो हमेशा जो आउटपुट होता है आउटपुट वोल्टेज आता है वो हमेशा आईजेड इंटू आरजेड आता है। इसमें आईजेड क्या है, जेनर करंट, जेनर करंट, और आरजेड क्या है, जेनर रेसिस्टेंस, जेनर रेसिस्टेंस। ठीक है, अब यहां से देखिए, तो अब मान लीजिए कि कोई भी वोल्टेज आप वी आई लगाते हो, वी आई लगाते हो, इफ वी आई इज लेस देन वी बी आर होगा पहला केस। वी आई इज लेस देन वी बी आर तो इस केस में क्या होगा, ये जो रिवर्स है, रिवर्स जो वोल्टेज है वो हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे रिवर्स जो वोल्टेज होगा ये अगर मान लो कि प्लस में है इधर नेगेटिव, यहाँ पे प्लस लेते हैं यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, तभी तो ये जेनर डायोड रिवर्स में कनेक्शन होगा क्योंकि प्लस को माइनस से कनेक्ट करते हैं तभी तो हमारा रिवर्स बायसिंग होता है। तो इसका ये मतलब हो गया कि इस केस में जब वी आई लेस देन वी बी आर है तब तो हमारा जेनर डायोड वर्क ही नहीं करेगा, जेनर डायोड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस केस में जो लोड रेसिस्टेंस होगा, करंट थ्रू द लोड जो होगा वो वी आई, आई फॉर द इनपुट, वी आई इज इनपुट वोल्टेज, वी आई इज इनपुट वोल्टेज, तो लोड थ्रू द करंट हो जाएगा वी आई बाई आर एस प्लस आर एल। क्लियर? अब यहाँ पे आर एस क्या है, सीरीज रेसिस्टेंस जो इस डायोड में साथ में लगाते हैं। सर सर ये IL क्या है? आई एल, आई एल नहीं है, ये तो आर एल है, इधर आर एल है, इधर आई जेड है, ये आई, नहीं इसके इक्वल में सर, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा आई एल, आई एल है करंट थ्रू द लोड, ये जो लोड से करंट है। अगर देखो वी आई अप्लाइड वोल्टेज रिवर्स में अप्लाई कर रहे जेनर पे, अगर ये रिवर्स जो अप्लाइड वोल्टेज है रिवर्स ब्रेक डाउन से, ये वाला जो वीबीआर से, वीबीआर से अगर हमारा वी आई जो हो गया वो कम हो गया तो जेनर डायोड ऑपरेट ही नहीं करेगा। तो इधर वाला जो करंट है, सर्किट का जो करंट है जेनर डायोड से कोई यूज नहीं होना है, तो फिर लोड करंट ये हो जाएगा, जेनर डायोड इज इनएक्टिव, जेनर डायोड इज इनएक्टिव। बट if second case, if vi is greater than vbr, clear, if vi is
ग्रेटर देन VBR, देन उस केस में जो लोड रेसिस्टेंस होगा वो इस ऑब्वियसली अपने पास पता है कि जेनर डायोड अब एक्टिव हो चुका है, तो जेनर डायोड जो एक्टिव हो गया तो VZ/RL होगा, नथिंग एल्स। वजह क्या मैं बोल रहा हूँ, RZ जो होता है डायोड, मतलब जो यहाँ पे RZ होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो जब कभी भी अगर जेनर डायोड एक्टिव हो गया, जेनर डायोड एक्टिव होने का मतलब क्या है, देखिए अब ये जेनर डायोड एक्टिव हो गया तो ये इसके लिए अब सप्लाई वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा लोड के लिए। ये पीछे वाला सर्किट अब ऑब्सोलेट हो गया, इसलिए अगर जेनर डायोड एक्टिव है तो चाहे आप कितना भी वोल्टेज आप कम करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वोल्टेज जैसे ही ज्यादा होगा, चूंकि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत कम होता है वैल्यू, तो निश्चित रूप से जेनर डायोड ऑपरेट करता ही करता है। और अगर जेनर डायोड ऑपरेट कर गया तो निश्चित रूप से वोल्टेज को रेगुलेट कर देगा, इसलिए ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। इसी चीज को आप आंसर में लिख लेना, जाके बोर्ड के साथ में मॉडल की तैयारी कर लो, ताकि आप, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने एक जेनर डायोड बनाया, किसका बनाया, मान लो कि सिलिकॉन का बनाया। सिलिकॉन का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है ये अपने को पता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक नी वोल्टेज तो अपने को पता है, जर्मेनियम का नी वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्ट। ये अपने पास नी वोल्टेज था। अब याद करो नी वोल्टेज मतलब क्या था, मैंने कहा था कि IV कैरेक्टरिस्टिक्स जब फॉरवर्ड बायसिंग में देखा था तो ये ऑलमोस्ट जीरो करंट जाने के बाद हल्का सा इधर ऐसे नी फॉर्मेशन कर रहा था, तो ये था नी वोल्टेज, है ना। और यहाँ तक इससे जस्ट थोड़ा सा कम, ये था हमारा जो कट ऑफ वोल्टेज, कट इन वोल्टेज या वी कट ऑफ, मतलब नी वोल्टेज के आसपास ही उसको आप मान लेते हैं। मतलब अगर आपको नी वोल्टेज गिवन है तो आप कट ऑफ वोल्टेज ही समझे। कट ऑफ वोल्टेज मतलब इतना तक अगर आप सब फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो सेमी डायोड्स में करंट पास नहीं करेगा। अब इस केस में मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करें तो डेटा जो है जर्मेनियम का है 25 वोल्ट और सिलिकॉन का है 35 वोल्ट। ये हमारा क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है वो जर्मेनियम का कितना है 25 वोल्ट और सिलिकॉन का है 35 वोल्ट। नाउ वी हैव फॉर्म्ड ए सिलिकॉन and output is input voltage is, suppose input voltage किसी इंस्टेंट पे है 100 वोल्ट, ठीक है। रेसिस्टेंस यहाँ पे है रेसिस्टेंस यहाँ पे है 100 ओम और इधर एक लोड रेसिस्टेंस है, ये है 1000 ओम का, ये लोड रेसिस्टेंस है। अब ये आपको बताना है सिचुएशन में कि ये जो लोड करंट होगा वो कितना होगा इस केस में। पहले तो आप देखो कि भाई इसका इनपुट वोल्टेज कितना है 100, जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है सिलिकॉन का 35 वोल्ट, दिस इज 35 वोल्ट, 100 इज ग्रेटर देन 35, सो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन हो गया तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमेशा जेनर के क्रॉस होता है, तो जेनर के क्रॉस अब वोल्टेज हमें बिल्कुल क्लियर है कि जेनर का वोल्टेज सिलिकॉन है तो 35 वोल्ट ही होगा, तो ये कंफर्म है कि 35 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये 35 वोल्ट पे
ही हमारा ब्रेक डाउन हुआ है, इसलिए 35 ही इसके अक्रॉस हमारा आउटपुट होगा। सो द लोड करंट इज 35 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1000, 0.035 एम्पियर का करंट लोड के थ्रू। इन द सेम क्वेश्चन इफ द इनपुट इज सर हाँ सर मतलब कि जितना ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उतना ही होता है ये। हाँ, जेनर डायोड जितना ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उसी पे तो वो तुरंत ब्रेक वही वोल्टेज को लेकर के कांस्टेंट हो जाता है। आपने जैसे कोई सप्लाई किया, जैसे मान लीजिए कोई डायोड है पी और एन, इसको आपने रिवर्स बायसिंग कर दिया, अब इसका एक ब्रेकडाउन हो गया, जैसे ये वाला जो वोल्टेज अप्लाई जैसे आपने ऑल्दो की V ग्रेटर देन वी आर है, लेकिन अगर इससे पैरेलल में कोई लोड रेसिस्टेंस है तो इसके साथ जो आउटपुट आता है वो तो हमेशा वीबीआर का ही होता है, क्योंकि वीबीआर पे करंट कॉन्स्ट, मैंने क्या कहा यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। ग्राफ देखिए, सिचुएशन ऐसे आकर के ऐसे है तो यहाँ पे तो वीबीआर मतलब वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो, करंट बहुत शार्प होता है। तो V इज इक्वल टू अपने पास IR है, तो इफ करंट इंक्रीजेस विद मच मोर देन R, करंट इज इंक्रीजेस देन R इज डिक्रीजेस, दोनों का प्रोडक्ट हमारा VBR, एंड VBR इज बेसिकली IZ into RZ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसी ब्रेकडाउन वोल्टेज को लेकर के आपको करंट बताना है, कब, जब इनपुट इज ग्रेटर देन रिवर्स ब्रेकडाउन। बट इफ सेकंड केस में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सर ये लास्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए, जो बोला था ना अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि इसमें जो सेकंड पॉइंट में क्या बात कर रहा हूँ कि यदि V लेस देन VBR हो गया, अब V लेस देन VBR है तो ब्रेक डाउन जो होगा जेनर डायोड का ब्रेक डाउन ही नहीं होगा। इस केस में जब आप लोड थ्रू करंट बात करते हो तो V माइनस VBR कर देते हो डिवाइडेड बाय टोटल करंट। अब हमारे पास RS प्लस RL मतलब V बाई R में अब क्या कर देते हो, ब्रेकडाउन वोल्टेज को आपने माइनस कर दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज को आपने माइनस कर दिया। क्यों ऐसा किया, देखिए मैं आपको सर्किट में सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आपके पास V लेस देन VBR हो जाएगा तो हमारे पास सिचुएशन है, ये मान लीजिए कि रिवर्स ये V है और ये अपने पास VBR है, इसके क्रॉस तो VBR है, ठीक है।
और यहाँ पे RS है। इस सर्किट को तो आप पहले लोड वाले को हटा दो, लोड वाले को हटा दो। पहले हम इसके क्रॉस वोल्टेज देखना चाह रहे हैं, AB के क्रॉस। तो यहाँ पे देखो प्लस इधर माइनस है और इधर हमारा माइनस और प्लस है। यहाँ से साफ पता चलता है कि इसके क्रॉस जो VZ है, जो कि जेनर डायोड के क्रॉस हमेशा वोल्टेज VZ होता है, वो इसके देखो अपोजिट के साथ है। अगर मैं कहूँ एक सेल है इसका E1 है और ये दूसरा सेल है इसका E2 है, इफेक्टिव जो सेल हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, E1 माइनस E2 होगा ना। तो ये चूंकि V यहाँ पे क्या है, लेस देन VZ है, तो जो इफेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा V माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा, V माइनस VZ डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस, यहाँ पे क्या है RS। इस वाले सर्किट में ये अपने पास करंट है, करंट थ्रू द जेनर डायोड है। इस केस में जो IZ हो सर गया, हाँ सर इसमें V माइनस VZ के ना, इसके इसके बदले अपन VI लिख सकते हैं ना, मतलब इनिशियल V वोल्टेज। माइनस VZ के जगह पे VI लिख सकते हैं, नहीं ये तो इनिशियल वोल्टेज, ये तो सप्लाई वोल्टेज है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जेनर डायोड समझ में नहीं आता बच्चों को, यही चीज आपको टीचर्स की जरूरत है, बाकी तो पढ़ ले समझ में आ जाए। ये हमारा क्या है, इनपुट वोल्टेज V, और इसके साथ एक जेनर डायोड लगा हुआ है। जेनर डायोड हमेशा रिवर्स में वर्क करता है, तो इसका माइनस पोलैरिटी है, इसका प्लस पोलैरिटी है। एक लूप बना लिया, ABCD एक लूप है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, तो नेट वोल्टेज है V माइनस VZ और डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस RS है इसमें, RZ सर अभी मतलब एक बार, अभी आपने लिखवाया था VI बाई RS प्लस RL। हाँ अभी तो सुनो, तो सुनो। अब ये IZ जो हो गया V माइनस IZ बाई RS हो गया, राइट। अगर हम क्या मानते हैं, हमने ये माना है कि करंट थ्रू द जेनर डायोड क्या होगा, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, करंट थ्रू द जेनर डायोड, ठीक है, एक करंट थ्रू द जेनर डायोड बताएंगे। लेकिन मैंने कहा कि यदि V की वैल्यू लेस देन अपने पास क्या आ जाएगा, देखो ये IZ क्या है, करंट थ्रू द जेनर डायोड। कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है कि करंट थ्रू द जेनर डायोड क्या है, तो आप उसका इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि करंट थ्रू द लोड रेसिस्टेंस क्या होगा, तो इस केस में देखो यहाँ पे चूंकि इसका नेगेटिव वोल्टेज है और यहाँ पे क्या है V है, तो इसको हम लिख सकते हैं करंट थ्रू द लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V माइनस VZ। जेनर डायोड का वोल्टेज हमने माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय RS प्लस RL। देखो करंट अब क्या होगा, इसके क्रॉस आउटपुट नहीं आ रहा है, अब करंट बाहर ही बाहर जा रहा है, ठीक है, इधर से पास कर रहा है लोड से, तो इसमें RS और RL दोनों सीरीज में आ गया है। तो इस केस में करंट थ्रू द जो लोड रेसिस्टेंस होगा वो V माइनस VZ बाई RS प्लस RL है। इसको एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हम समझते हैं, शायद क्वेश्चन आपको, सर हाँ सर फिर अभी जो IL था ना, वो मैंने लिख रखा है VI बाई RS प्लस RL। IL जो था वो क्या उसकी लिखा जगह ये था आपने, लिखना है क्या, हाँ VI? V माइनस VZ बाई RS प्लस RL लिखा था ना आपने पहले भी। IL एक तो IL जो बताया था, जिसमें हमने बताया था आपको VZ ना, VZ मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस बताया था, एक ये बताया था, ये था करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। ये कब का केस बताया था, जब V ग्रेटर देन क्या था, VBR, तब माइनस करने की जरूरत नहीं, तब तो लोड के थ्रू ही हमारा पैरेलल है, ओके। यस सर। कोई नहीं, सॉल्व भी नहीं है तो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो।
आवाज नहीं आने का मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो बताता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको डायोड्स का इसमें ढूंढ रहा हूँ, आपके शायद प्रैक्टिस में कहीं मिल जाए। प्रैक्टिस में मिलता है तो आसान रहेगा इसे समझाना। आपको ये डायोड्स क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर तो आपको नहीं है पढ़ना, तो ट्रांजिस्टर नहीं है तो अब डायोड आपका ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। आज आपका कोर्स खत्म हो रहा है। यस सर। जेनर डायोड्स के क्वेश्चन ही नहीं है, जेनर डायोड के क्वेश्चन मिलते नहीं है कहीं पे। चलो एक क्वेश्चन से मैं खुद ही आपको देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, समझ आ जाएगा आपको। एक भी क्वेश्चन है ना फंडामेंटल एनेबल एफिशिएंट, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है जनरल डायोड से। पूरा एक ही क्वेश्चन है, वो भी थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन क्या है, a Zener diode is always connected in reverse bias। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, the potential barrier of a PN junction lies between 0.1 to 0.3 volt approximately। अब इसमें ए एंड बी आर करेक्ट। पोटेंशियल जो बैरियर है ये अपने को दिया है, बैरियर पोटेंशियल, तो बैरियर पोटेंशियल जो है मतलब कट ऑफ पोटेंशियल, एक तो 0.7 था और एक 0.3 था, तो 0.3 से 0.7 तक का रेंज है, तो ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन से समझिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ फ्रेश वे में। एक जेनर डायोड है, ये मान लीजिए कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन का अभी ब्रेकडाउन वोल्टेज आपने देखा था ना, कितना था, 35 वोल्ट था। 35। अब मैंने इसमें एक लोड रेसिस्टेंस लगा दिया, ये है 25 ओम का, और एक हमने इसमें इनपुट वोल्टेज लगा दिया प्लस और माइनस, इसका माइनस उसका प्लस, ये हमने लगा दिया सपोज ये है 35 वोल्ट का, इसका रिवर्स, और ये हमने लगा दिया सपोज 70 वोल्ट, मान लीजिए 70 वोल्ट लगा दिया। अब इसके यहाँ पे क्या है, लोड लगा हुआ है, लोड रेसिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस मान लीजिए कि लोड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो इसको हमने 1000 ओम। अब आपको मैंने पूछा है करेंट थ्रू द लोड रेसिस्टेंस क्या होगा, करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए चूंकि 70 इज ग्रेटर देन 35, तो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ब्रेक डाउन जब हो गया तो लोड के पैरेलल में ये ब्रेक डाउन वोल्टेज VBR है जो कि 35 वोल्ट दिया है। ये सर्किट का कोई पर्पस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इस सर्किट का अभी कोई पर्पस नहीं, आपसे लोड करंट पूछा जा रहा है, तो इसके क्रॉस 35 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1000, तो लोड करंट हो गया 0.035। ये समझ में आया क्या प्रिया, बताओ सबको आ गया समझ? यस सर। हाँ, तो एक तो ये हो गया। दूसरा अब मैं बात करता हूँ कि करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस ये है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया सेम सिचुएशन में, करंट थ्रू जीनर डायोड क्या होगा।
अब मैंने आपसे देखो करंट थ्रू द लोड पूछा, अब दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा करंट थ्रू द जेनर डायोड। तो करंट थ्रू जेनर डायोड में देखो 70 वोल्ट इसका हमने अप्लाइड था, 35 इसका हमारा था सिलिकॉन वाला। तो इस केस में 70 माइनस 35 तो नेट वोल्टेज हो गया। ओके, ये मैं करंट थ्रू द जेनर डायोड आईजेड लिख रहा हूँ। अब इस सर्किट को भूल जाओ, इस ए बी सी डी सर्किट में देखो ये वोल्टेज माइनस क्यों किया, क्योंकि इसका प्लस इसके माइनस से कनेक्टेड है, तो 70 में से 35 माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है इसमें 25, तो हो गया 35 by 25, 7/5 एम्पियर करेंट। ये 7/5 एम्पियर का करंट इस समय जेनर डायोड से पास हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे देख लीजिए, एक आखिरी में हम देख लेते हैं सोलर सेल। देखिए जो सोलर सेल है ये भी एक तरह का स्पेशल पर्पस डायोड है, लेकिन इसमें फर्क ये है इसमें कोई बायसिंग नहीं किया जाता है, बायसिंग नहीं होगा इसमें। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सर्किट फॉर्म करके रखते हैं। और यहाँ पर भी सेम चीज है, हमने P और N जंक्शन बनाए हैं, और इससे हमने कनेक्ट करके सिर्फ एक लोड रेसिस्टेंस रखा हुआ है। अब ये वाला जो रीजन है वो डिप्लीशन रीजन है। सेमीकंडक्टर को जाके एनसीईआरटी से और कुछ भी स्पेशल बुक से थोड़ा सा पढ़ के अच्छा से, थ्योरेटिकल चैप्टर है तो अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। इतना काफी बताया मैंने आपको। यहाँ से देखो लाइट एनर्जी आता है, जैसे ही लाइट एनर्जी आता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। देखो फोटो डायोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे लाइट आ रहा था तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होने के कारण रिवर्स करंट हो रहा था, जिससे हम सर्किट में करंट को, सेंसर को एक्टिवेट करते थे। सोलर सेल में क्या होता है कि जैसे आप लाइट्स एनर्जी इसमें डालते हैं डिप्लीशन रीजन पे, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन सोर्स से लाइट एनर्जी को लेता है, कंडक्शन बैंड में जाता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होने के बाद इलेक्ट्रॉन और होल्स, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट हो गया, तो होल्स नेगेटिव साइड की तरफ चला गया और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड तरफ चला गया। तो इससे सर्किट में एक करंट आता है, सर्किट में करंट किधर की तरफ आएगा, ऑब्वियसली जिधर होल जा रहा है, तो इधर से इधर एक लोड, जो लोड रेसिस्टेंस है, इसमें करंट का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोलर सेल। जब आप क्या करते हैं, जब इसको स्विच ऑफ कर देंगे ना, दिन के टाइम में आप इसको स्विच ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा लोड रेजिस्टेंस से, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्या होगा, P और N पे जाके बिल्डअप होगा, और बिल्डअप जब होगा तो यहाँ पे क्या पोलैरिटी बढ़ता है, मतलब ठीक वही प्रोसेस हो गया कि आप पॉजिटिव को और पॉजिटिव करते जा रहे हो, नेगेटिव को और नेगेटिव चार्ज करते जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के बाद जैसे ही आप इसको सर्किट को कनेक्ट करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो करंट देना शुरू हो जाएगा। तो रात के टाइम में स्विच ऑन हो गया तो करंट देना शुरू होगा, दिन भर चार्ज होगा। ठीक है, अब इसमें जो एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आप ध्यान रखना। आईवी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका वो है कि इधर की तरफ हमारा करंट है, इधर हमारा क्या है, वोल्टेज है। ग्राफ ऐसा होता है, इस पार्ट को बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज क्यों बोलते हैं कि वोल्टेज जब जैसे सेल ओपन होता है, जैसे सेल है,
और सेल यहाँ पे सर्किट में नहीं लगा हुआ है, स्विच ऑफ है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। तो ये हमारा क्या है, वी एस बोल दो, या इसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोल दो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसको बोल दो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। यहाँ पे क्या है, करंट मैक्सिमम हो गया बट वोल्टेज क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब क्या हो गया, अब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है, करंट मैक्सिमम हो गया बट वोल्टेज क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं, जैसे ओपन सर्किट वोल्टेज ऊपर वाले को, नीचे वाले को शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये मेनली जो है अपने पास डायोड्स के पर्पस है। सर सर इसमें ऐसा होता है कि मतलब ये है ना, ये जो इनिशियल वोल्टेज हो और ओरिजिनल वोल्टेज अगर है ना उससे ज्यादा है, बिना वोल्टेज ज्यादा है तो फिर वो ब्रीच होगा, तो फिर अपन मतलब फर्स्ट केस हो जाएगा ना ये वाला। हाँ फर्स्ट केस हो जाएगा। तो फिर सर इसमें वो वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोलेंगे क्वेश्चन। जैसे इसमें बोल दिया ना कि जो 70 माइनस 30/25 किया था ना, ब्रेक डाउन हो गया था, हमने जेनर डायोड का करंट अगर पूछा है तब तो माइनस करेंगे, और अगर लोड के थ्रू आपको करंट पूछेगा तो सिर्फ जेनर डायोड का वोल्टेज देंगे। यस सर, यस। देखो ये जो लास्ट टॉपिक है वो अपने पास है लॉजिक गेट। देखो जो लॉजिक गेट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है। इंजीनियर्स कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो भी कोडिंग वगैरह होता है, जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है वो बाइनरी नंबर है। मतलब वो क्या है, कंप्यूटर वो सिर्फ आप जो कुछ भी लिखते हैं वो सिर्फ ऑन ऑफ या आउटपुट इनपुट से ही वो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करता है। आपने स्कूल वगैरह में कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें बाइनरी नंबर के बारे में आपको बताया गया होगा, ये बचपन में जब भी आप कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो जो बाइनरी नंबर है बेसिकली यहाँ पे क्या है, ऑन ऑफ, यानी हर नंबर्स का एक बूलियन अलजेब्रा होता है। मतलब हर नंबर्स को एक बाइनरी इंटरप्रिटेशन करते हैं, 0 1 0 1 0 1 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब जीरो आइदर 0 या 1, 0 और 1 को इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको बोलते हैं ऑफ और इसको बोलते हैं ऑन। तो दो तरह के डिजिटल सर्किट होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की बात करें या सिग्नल की बात करें, तो करंट सिग्नल होता है या वोल्टेज सिग्नल होता है। जैसे हमने फोटो डायोड में बताया कि सिग्नल है, करंट एक सिग्नल प्रोवाइड करता है। जैसे करंट बढ़ता है तो सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, तो सेंसर को एक्टिवेट करना मतलब सिग्नल आप दे रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह के सर्किट होते हैं। एक हमारा होता है एनालॉग सिग्नल, जिसमें हमारा साइनसॉइडल वेरिएशन होता है। जैसे आपने एसी करंट देखा था, उस तरह का जो वेरिएशन है उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। लेकिन जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो हमारा डिजिटल सर्किट पे वर्क करता है। डिजिटल सर्किट में हमारे पास जो करंट और टाइम का डिजिटल सर्किट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। देखो इस पावर को हाई वोल्टेज जिसको 1 बोलते हैं, और यहाँ पे लो वोल्टेज जिसको 0 बोलते हैं, फिर हाई वोल्टेज को 1 बोलते हैं, फिर इसको 0 वोल्टेज बोलते हैं, इसको हम 1 बोलते हैं, आगे जो होगा वो 0 वोल्टेज बोलते हैं। मतलब यहाँ पे करंट और टाइम का ये वेरिएशन है, हाई और लो से इसको हम देखते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट टाइप्स का
डिफरेंट टाइप्स का जो डिजिटल सर्किट है उसमें कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट से यूजिंग द डायोड्स। जैसे मान लो कि डायोड्स आपने ऐसे लगाया है, सेमीकंडक्टर डायोड्स है, इस तरह का आपने कोई सर्किट बनाया है, अर्थिंग कर दिया यहाँ पे, ये वाई है, इधर अपने पास ए और बी है। सर हाँ हाँ सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। अच्छा चलो, सर नेटवर्क चला गया। नेटवर्क चला गया था। देखो मैं कुछ बताया नहीं हूँ, इसमें बताया था कि लॉजिकल गेट जो है ना एक बुलियन अलजेब्रा के लॉजिक पे चलता है। बुलियन अलजेब्रा का मतलब होता है जिसमें हम सिर्फ नंबर एक जीरो लेते हैं और एक वन लेते हैं, कोई और तीसरा नंबर नहीं लेते। तो हमारे पास जैसे अलजेब्रा है ना उसमें तो सारे नंबर हैं, इंटीजर्स हैं। बुलियन अलजेब्रा सिर्फ जीरो और वन को लेता है। तो हर नंबर्स का, जैसे मान लो कि आपने मोबाइल नंबर लिखना है तो उसका भी एक बुलियन जीरो और वन के फॉर्म में ऐसे एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, जीरो वन वन जीरो वन टू, सॉरी वन जीरो, ऐसे बेस टू। तो हर नंबर्स का अपना एक ये ऑफ ऑन 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 ऑफ ऑन, इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल सर्किट इस तरह के सिग्नल को रिसीव करता है। जीरो इलेक्ट्रिकल मिलेगा तो वो ऑफ है, वन मिलेगा तो ऑन है। ऑन मतलब हाई वोल्टेज, ऑफ मतलब लो वोल्टेज। तो हमारे पास दो तरह के सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। एक होता है एनालॉग सिग्नल जिसमें साइनसॉइडल टाइप्स का करंट होता है। एक होता है हमारे पास डिजिटल सर्किट जिसमें हमारे पास इस तरह का स्क्वायर वेव फॉर्म टाइप का करंट होता है, जिसमें जो अपर पार्ट है वो हमारा हाई वोल्टेज है जिसको हम वन बोलते हैं। जैसे जनरली हाई वोल्टेज प्लस 5 वोल्ट को मानते हैं और लो वोल्टेज को 0 वोल्ट मानते। तो मान लो प्लस 5 वोल्ट माना, ये हाई वोल्टेज मतलब 1 हो गया, ठीक है। 0 वोल्ट 0 पे आ गया, तो इस तरह से डिजिटल सर्किट हो गया। तो मतलब डिफरेंट जो सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स मतलब जैसे सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हुए ए और बी इसमें क्या है, इनपुट है, और वाई क्या है, आउटपुट है। यूजिंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स हमारे पास जो गेट आता है, गेट का मतलब हो गया जस्ट ए लॉजिकल सर्किट। लॉजिकल सर्किट जो कि हमारा डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर है जिसमें हम आउटपुट और इनपुट ऑन और ऑफ के बारे में बात करते हैं। इसमें आता है, एक आता है और गेट। आपको टाइप्स ऑफ गेट पढ़ना, देखो इसकी तो थोड़ी समझ आएगी तो तब आएगी जब आपको कंप्यूटर पता हो। तो ये हमारा पार्ट अभी नहीं रहेगा, हम लोग इससे क्वेश्चंस जितने तरह के आते हैं वो हम उस पर फोकस करेंगे। इंजीनियरिंग में पढ़ाई होती है, ये चीज़ आपको मेडिकल में तो नहीं है। ये वाई है, ए है, इधर बी है। अगर हम और गेट की बात करते हैं तो और गेट होता है बेसिकली ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई। ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई का मतलब है अगर इसका मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं, इसका ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा, इसका ट्रूथ टेबल बनेगा, मान लीजिए हमने ए लिखा इधर, बी लिखा इधर और वाई इधर लिखा। ए मान लीजिए कि 0 है, बी 0 है, तो वाई भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। मतलब यहाँ पे सर्किट में अगर हम बात करें, एक हमने बल्ब लिया है, इसका मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सर्किट का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि हमने क्या करा कि दो स्विच है S1 S2 पैरेलल में, S1 S2 पैरेलल में है। कह रहा है कि S1 को हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और S2 को लॉजिकल B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि A 0 होगा, B 0 होगा तो Y 0 होगा। कहने मतलब अगर दोनों स्विच ऑफ है, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, तो दोनों अगर स्विच ऑफ है तो ऑब्वियसली बल्ब नहीं चलेगा, बल्ब इज आउटपुट Y, तो Y 0 होगा। इनमें से अगर कोई भी स्विच एक कर देंगे, यहाँ पे साथ में बैटरी भी लगा हुआ है, तो अगर
किसी भी एक स्विच को ऑन कर देंगे तो बल्ब जल जाएगा क्योंकि पैरेलल में है। तो इसका ये मतलब हो गया कि यदि मैं ए को 1 कर दूं, बी को 0 कर दूं तो भी वाई क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं ए को 0 कर दूं, बी को 1 ले लूं तब भी ये 1 होगा। अगर अपने पास ए को 1 ले लूं, बी को 1 ले लूं तब भी वाई 1 होगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ए प्लस बी यदि वाई है तो आइदर ए या बी 1 स्टेज में है तो वाई 1 स्टेज में है। ये इसका लॉजिक है। हाँ जी अगर ए भी 1 है और बी भी 1 है तो फिर वाई तो 2 आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, फिर तो तुम अलजेब्रा पे चले गए। अलजेब्रा पे मैंने कहा कि ऑन ऑफ से सोचो। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया, A1 का मतलब है कि आपने स्विच S1 को A बताया है, स्विच S2 को B बताया है। तो S1 अगर A है मतलब ये ऑन है S1, S2 0 है तो ऑफ है। यदि इलेक्ट्रिकल सर्किट में S1 को आप स्विच को क्लोज कर दोगे तो ये बल्ब जलेगा कि नहीं, आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अगर 1 आ गया मतलब स्विच S1 को क्लोज कर दिया, S2 ओपन है तो A यहाँ पे क्या है 1, B है क्या 0। ऑन ऑफ मैंने कहा कि बुलियन अलजेब्रा में या कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है बाइनरी नंबर सिर्फ 0 और 1 के एक्सप्लेनेशन पे होता है, लॉजिक पे होता है। इसमें स्विचेज हो सकता है, इसमें हमारा सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं, इन सब का एक मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसको बोलते हैं गेट, जो कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड होता है। तो इसके कुछ सिंबल्स हैं और बहुत सारे गेट मिला करके आईसी चिप होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इन सब में आईसी लगा होता है, चिप। अगर आपने नाम सुना होगा आईसी चिप, तो आईसी चिप इसी तरह के लॉजिकल गेट पे वर्क करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्चुअली इंजीनियर आपको नहीं बनना है, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर फोकस करिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे A1 B अगर 0 है तो ये इसका ट्रूथ टेबल होगा। आपको कभी कभी आ जाता है कि ट्रूथ टेबल आप बनाएं और गेट का। उसी तरह से दूसरा जो होता है हमारे पास एंड गेट होता है। एंड गेट का जो सिंबल होता है, एंड गेट का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा Y है। ठीक है, हमारा ये A है, इधर B है, हमारा क्या है इधर Y है। तो इस केस में एंड गेट का मतलब Y इक्वल टू A इंटू B होता है। अब ये सर्किट में यहाँ पे देखिए, यदि मैं इस बल्ब का एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एनालॉग अगर मैं डेवलप करना चाहूँ तो दो स्विचेस हमने लिया है, S1 और ये S2। तो कह रहे हैं कि बल्ब तभी ग्लो करेगा जब दोनों स्विच क्लोज हो, है ना। तो इसका ये मतलब हो गया कि y हमारा 1 कब होगा, जब a और b दोनों 1 होगा। इन ऑल द केसेस y 0 होगा। तो इसका जो ट्रूथ टेबल अगर हम बनाएं, अगर ट्रूथ टेबल बनाएं, इधर a है, इधर b है, इधर y है। a अगर 0 है, b 0 है तो y 0 होगा। a 1 है, b 0 है तो y 0 होगा। a 0 है, b 1 है तो ये 0 होगा। एक ही केस में 1 होगा, जब a 1 है, b 1 है तो y भी क्या होगा 1 होगा। मतलब एक मोटा मोटी समझ में आया क्या, मतलब एक मेन जो है गेट आपको समझ में आया, गेट का ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, गेट का ट्रूथ टेबल कैसे फॉर्म होगा ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे दूसरा जो होता है अपने पास नॉट गेट होता है। देखो नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो हमारा एक ही इसमें ऐसे डैश देते हैं, ये एक ही हमारा क्या होता है इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। और इसमें जो ट्रूथ टेबल बनता है इसका मतलब बाइनरी वेरिएशन
जो बनता है ए और वाई है, ए 0 है वाई 1, ए 1 है वाई 0। मतलब कॉम्बिनेशन में यदि ए यहाँ पे 1 है तो वाई जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा 0 बनेगा। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन है नॉट गेट का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये यूजिंग द ट्रांजिस्टर बनता है। नॉट गेट हमेशा ट्रांजिस्टर की मदद से होता है, इसलिए आप इसका ट्रांजिस्टर चूंकि नहीं पढ़ना है तो आप गेट के सिर्फ सिंबल को ध्यान रखिए और ट्रूथ टेबल। सर हाँ सर ये नॉट गेट में ना मॉड्यूल में दोनों केस में वाई 0 ही दे रखे हैं। नहीं, वो 1 कर लो उसको, ठीक है ना, उसको 1 कर लो। नॉट गेट का मतलब होता है कि जो भी आपके पास इनपुट है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सर हाँ सर एक बार और गेट का सिंबल क्या होता है वो बता दीजिए। और गेट या एंड, और तो पहले नहीं बताया सर था, और। और में हाँ ऐसे सर होता वही। है, ऐसे होता था ना और में। देखो हल्का से चांद जैसा बनाओ, यस सर। और ये सीधा रहेगा ऐसे। इसका सिंबल भी एग्जाम में आता है, इसलिए जो है ना बोर्ड में तो आपको सिंबल आएगा, जो नीट के अंदर आएगा वो कुछ अभी मैं दिखाता हूँ कि किस तरह क्वेश्चन आता है। जैसे बोर्ड में एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक गेट बनाया ऐसे, और इधर बी बना के ऐसे बना के ऐसे बनाया, और ऐसे एक बनाया ऐसे, तो ये आपको एक मैंने आईसी चिप बनाया, मतलब यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट है ना। अब इसी में देखो दो और होता है, जैसे नैंड, एक हो गया नैंड, एक हो गया नॉर, ठीक है, नैंड हो गया, नॉर हो गया, एक हो गया जॉर, उसके बाद एक्स एंड वार, ठीक है, तो जॉर नॉट। तो बेसिकली नैंड मतलब एंड में आप क्या करो, जैसे एंड है इसमें एंड में ऐसे सिंबल लगा दो, जैसे नॉट का सिंबल लगता है ना ऐसे गोल है यहाँ, तो आप एंड वाले में एक लगा दो, तो मतलब क्या हो गया, एंड प्लस नॉट हो गया, और प्लस नॉट हो गया। जॉर को बोलते हैं, इसका जो सिंबल होता है ना जॉर का, ये तो नॉट जॉर हो गया, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, ये कुछ ऐसा होता है सिंबल। एनसीईआरटी में ये नहीं पढ़ दिया हुआ है, तो आपको बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, एंट्रेंस के लिए देख लीजिए, सीबीएसई बोर्ड में वही पूछता है जो एनसीईआरटी में, उसके अलावा कुछ नहीं, लगभग 99%। ठीक है, ये जो अपने पास देखो, ये जो जॉर गेट होता है, जॉर गेट एक्सक्लूसिव जॉर गेट बोलते हैं, इसमें बेसिकली ये होता है, इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस ऐसे देते हैं, इसका सिंबल ये होता है। बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन होता है कुछ इस तरह का होता है, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाता है कि आपने इसको नॉट कर दिया, इसके ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं मतलब इसको आपने नॉट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसका हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं जॉर गेट का, आपने बनाया जॉर गेट का,
जॉर गेट का ट्रूथ टेबल बनाते हैं। सॉरी, सर हाँ सर ये जितनी भी ये ट्रुथ टेबल है इनमें ये 0 मतलब ऑफ को बताता है ना, हाँ, जीरो ऑफ को बताता और 1 मतलब कि स्विच ऑन है। है, ऑन को बताता है, वन स्टेट। ठीक है, क्या अब सर? जैसे अब इसमें जॉर गेट है। अब जॉर गेट में आप यहाँ पे बात करो कि जैसे ए जीरो है, ए जीरो है और बी वन ले लिया, तो पहले अब इस पे अप्लाई करो, पहले वाले पे अप्लाई करो, a इंटू बी कम्प्लीमेंट, मतलब ये क्या हो गया, b कम्प्लीमेंट मतलब a तो जीरो है और b कम्प्लीमेंट मतलब b भी जीरो हो गया, वन का जीरो हो गया, कम्प्लीमेंट मतलब नॉट कर देना होता है, और जीरो जीरो का एंड जीरो होगा क्योंकि ये इंटू है, इंटू में एंड होता है और प्लस में और होता है, तो a इंटू बी कम्प्लीमेंट मतलब ये दोनों इंटू में है, a जीरो और b जीरो, b हालांकि यहाँ पर वन था ट्रूथ टेबल में, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया था जीरो। फिर उसी तरह से a कम्प्लीमेंट मतलब वन हो गया और b वन इंटू वन वन हो गया, तो ये वन आ गया। अब जीरो प्लस वन वन होगा तो इसका एक्सप्रेशन वन में आ जाएगा, इसका एक्सप्रेशन वन आ जाएगा, मतलब जीरो जीरो ए को लिया है, बी को वन लिया है, तो वाई वन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम जीरो जीरो ले लें तो अब इसमें एक्सप्रेशन देख लीजिए, जीरो ले लिया तो दोनों ही पार्ट जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, मतलब दोनों ही ऑफ हो गया। और में हमेशा कहता है कि एक भी अगर ऑन होगा तो ऑन रहेगा, और एंड में कहता है कि दोनों ऑन रहेगा तभी ऑन रहेगा। एंड में हमेशा सीरीज सर्किट आ रहा था और में हमेशा पैरेलल सर्किट आ रहा था, तो जॉर गेट को एक्सक्लूसिव जॉर गेट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो अपने पास लॉजिकल सर्किट है, कभी कभी देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर, कितने टाइप्स के गेट्स होते हैं, उसका सिंबल्स क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको जो इसमें टाइप आता है वो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आता है। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो इसका ट्रूथ टेबल आपको क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स है, इसका कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो ए को मैंने वन करा और बी को करा जीरो, तो ए का वन यहाँ चला गया इसके इनपुट में, इसमें दो इनपुट एक आउटपुट होता है, बी चला गया इस नॉट गेट में, तो ये बी का नॉट हो गया वन, तो इसमें वन आ गया, वन और वन का एंड वन आ गया। देखो इसमें दोनों पार्ट लगा हुआ है और के दोनों आउटपुट में यही मतलब सप्लाई किया गया, इधर से जो आया इसी को वन वन सप्लाई किया गया, तो इसका भी जो और होगा वो वन ही होगा, वन और वन का और तो वन ही होगा, तो इसका मतलब है ए वन है और बी जीरो है, तो ये वन है, तो ओवरऑल ये कौन सा गेट होगा। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद जो सबका और एंड, ठीक है, नैंड, ठीक है, इन सारा गेट्स का एक ट्रूथ टेबल है, स्टैंडर्ड ट्रूथ टेबल होता है, बाकी सब उसका कहीं ना कहीं। सर हाँ सर ये B0 था, ये 1 कैसे हुआ? बी जीरो था, नॉट गेट लगा हुआ है ना, नॉट गेट में मैंने कहा ना उल्टा है, देखो यहाँ पे बी किस में सप्लाई किया गया, पहले बी यहाँ पे सप्लाई किया गया नॉट गेट में, तो जीरो का वन हो जाएगा ना, वन सप्लाई हो जाएगा इसमें एंड गेट में, तो मैं क्या पहले देखो ना एंड नॉट गेट नहीं बताते हैं, बीच बीच में लॉग आउट हो जा रही है, देखो ये ऊपर ही तो नॉट गेट है, ये सिंबल था, मैंने कहा इधर ए जीरो लेंगे तो वाई वन हो जाएगा, ए वन लेंगे तो वाई जीरो हो जाएगा, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, तो इसलिए मैंने कहा कि जो बी वाले सर्किट में बी को जीरो लेंगे तो वन हो गया, वन वन का एंड में जा रहा है, एंड में वन का वन ही होगा, अब ये वन ही आउटपुट देखो दोनों पे चला गया है, तो वन और वन गया तो इसका एंड वन हो गया, तो इस तरह से हम सारा ट्रूथ टेबल बना लेंगे, और ये ट्रूथ टेबल कहीं ना कहीं किसी एक स्टैंडर्ड ट्रूथ टेबल को बताता है। अगर नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन देखना चाहें तो a प्लस बी का कंप्लीमेंट होता है, पहले a प्लस बी निकाल लो और फिर उसका नॉट लगा दो, कंप्लीमेंट मतलब नॉट,
इसलिए नॉर गेट का मतलब होता है, नॉर गेट को यदि हम बनाना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, नॉर गेट इज इक्वल टू और प्लस नॉट। तो और गेट इज लाइक दिस, और इसमें हमने एक नॉट गेट लगा दिया। सो दिस इज ओवरऑल नॉर गेट। जैसे बुलियन एक्सप्रेशन के कुछ डी मॉर्गन्स थ्योरम है, डी इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स। डी मॉर्गन्स थ्योरम के हिसाब से a प्लस बी का यदि कॉम्प्लीमेंट है तो दैट विल बी इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। उसी तरह से सेकेंड थ्योरम है कि a डॉट b, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखते हैं तो ये होगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। देखो इधर प्लस है तो डॉट हो जा रहा है। सर हाँ, सर कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट लगा दो ना, जैसे कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में नॉट लगा दिया, मतलब जैसे ये जीरो है, कॉम्प्लीमेंट ए अगर जीरो है तो ए कॉम्प्लीमेंट वन हो गया, और अगर 1 हुआ तो 0 हो वन तो जाएगा? वन है तो जीरो होगा। बहुत सिंपल चीज है ये ओके तो। सर। बट ये एक्चुअली क्या है ना, वो नहीं सर, वो कनेक्शन जा रहा है ना, इसलिए हाँ समझ बार बार में नहीं आ कनेक्शन रहा। आपका जा रहा है ना, तो इस वजह से हो रहा है। कोई नहीं, वीडियो तो इसमें बन ही रहा है ना, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो एक तरह के क्वेश्चन जो आता है, जो आपको सीबीएसई बोर्ड में आता है, जो बोर्ड में आपको क्वेश्चन आता है वो किस तरह का होता है मैं आपको बताता हूँ। बोर्ड में आपको आएगा इस टाइप का, मैंने कहा ए का आपको ऐसे दिखा देगा, और बी का आपको ऐसे दिखा देगा। ठीक है, एक और बी का दिखा दिया, रीजन आपको ऐसे दिखा दिया। ऐसे ऐसे T1 दिखा दिया, T1 रीजन है, T2 रीजन है, T3 रीजन है, T4 रीजन है, T5 रीजन, T6 रीजन। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। इनपुट में ये 1 है, नीचे वाला क्या 0 है, ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 0 है, ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 0। इस तरह से 0 1 0 1, इधर 1, इधर 0, इधर 1, ऊपर वाला 1, नीचे वाला 0। अब मैंने आपको कहा कि हमने एक ऐसा बनाया है, तो y का आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। y का आउटपुट वेव फॉर्म क्या है। देखो ये हमारा एंड और नॉट है, एंड और नॉट है तो नैंड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। देखो एक ही क्वेश्चन बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, जो आपको इस तरह का पार्ट में क्वेश्चन आएगा, नीट में भी आ सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई टाइप का ही तो क्वेश्चन सब आता है। मॉडर्न में तो बिल्कुल सीबीएसई है ये। देखिए ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 जी, 0 से लेकर के T1 रीजन में A यहाँ पे 1 है और B 0 है, A 1 है B 0 है,
पहला एक देखते हैं 0 से T1 में। तो 0 से 1 में A1 है, B1 है, एंड में हो जाएगा 0, एंड में हो जाएगा 0, और इसमें नॉट लगा दिए तो 1, तो 1 मतलब ऊपर चला गया। देखो यहाँ पे इस सर्किट में इस A और B को इसमें मैं फीड कर रहा हूँ और इसमें आउटपुट वेव फॉर्म आ रहा है। T1 और T2 के बीच में देखो, T1 और T2 के बीच में ये 0 है, A 0 है, नीचे आ रहा है, और B ऊपर 1 है, तो ये 0 है, B 1 है, फिर यहाँ पे 1 आएगा, तो फिर ये ऊपर ही आएगा। अब T2 और T3 में देखते हैं, T2 और T3 में, T2 T3 में फिर ये दोनों हमारा क्या है, ये फिर सेम एक्सप्रेशन है, T2 T3 में आगे गया, सीधा भी जा रहा है बिल्कुल डिजिटल सिग्नल। T3 और T4 में देखते हैं, T3 T4 वाले में ये हमारा फिर हमारा 1 है और ये हमारा 0 है। 1 और 0 का नैंड जो होता है वो हमेशा 1 होता है, तो फिर ये ऊपर गया। मतलब कहने का मतलब है ये हमने इत्तेफाक से एक ऐसा सर्किट बनाया है इनपुट वेव फॉर्म जिसमें ये बिल्कुल ही एक लंबा सा सर्किट ऐसे स्क्वायर वेव फॉर्म जा रहा है, लेकिन कहीं पे ये डाउन होगा, मतलब सर्किट जो आउटपुट आएगा कुछ ऐसे जाकर के फिर डाउन हो जाएगा, फिर ऐसे हो, ये डिपेंड करता है रीजन। तो आउटपुट वेव फॉर्म इससे आप निकाल सकते हो। अब जैसे नीट के अंदर क्वेश्चन आएगा जिसमें सिंबॉलिक, अब देखो ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए नीट में तो रहेगा नहीं क्वेश्चन की ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, तो नीट क्या करता है क्वेश्चन को कुछ इस तरह से घुमाने की कोशिश करता है। जैसे ये एक आपको गेट दे देगा, ये अपने पास एक गेट दे दिया, इसमें 2 इनपुट लगा दिया, सामने एक और गेट लगाया, इधर नोट लगा दिया, इधर वाई है। देखो ए और बी है, इधर अपने पास और में नॉट लगा दिया तो नॉर हो गया, फिर ये दोनों जो है इसमें जो भी आउटपुट आया वो दोनों इसमें ट्रांसफर कर दिया, फिर हमारा नॉट हो गया। तो अब इसमें बताना है कि किसका, ये कौन सा गेट के इक्विवेलेंट है। 4 ऑप्शन दे देगा, और, जॉर, इसके बाद नैंड, फोर्थ एंड। अब आपको सारे इसका पहले ट्रूथ टेबल आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेकर के पहला क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेकर के आप इसको पता करेंगे। तो इसको करके देखिए, करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। टाइम आई थिंक हो गया। इसको पहले एक ट्रूथ टेबल बना लीजिए, क्या A1 B1 ले लीजिए, और इसको A और 1 B1 ले लेंगे, तो ये 1 1 का ये और है तो 1 हो जाएगा, नॉट है तो 0 हो जाएगा, तो 0 इस पे भी चला गया, 0 इस पे भी चला गया। अब 0 0 का और 0 है, नॉट लगा दिया तो 1 हो गया, तो इसका आउटपुट 1। तो अगर ये A1 है B1 है तो आउटपुट 1 है, मतलब एक हिंट्स दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये किस चीज का बता रहा है, या तो और का भी बता रहा है और एंड का भी बता रहा है। तो थोड़ा सा 1 और 0 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, इधर 1 लेते हैं, 0 ले लेते हैं, और 1 हो गया, नॉट में 0 हो गया, 0 0 दोनों में कॉम्बिनेशन हो गया तो 0 हो गया, ये 1 आ गया। इसका मतलब है देखो और का कॉम्बिनेशन, एंड तो हट गया क्योंकि 1 और 0 लेते हैं तो एंड में तो 0 होता है, लेकिन ये आउटपुट 1 आ रहा है तो ये और का कॉम्बिनेशन ज्यादा सुटेबल आ रहा है। फिर हम 0 0 ले लेंगे, दोनों का 0 0 ले लेंगे, तो 0 0 और में 0, नॉट में 1 1 1, इधर 1 1 का और 1 नॉट हो गया 0, तो 0 0 का कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है, तो सोचो और को फिर सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो इस तरह से अपने पास इन चैप्टर एक्सरसाइजेज जी है, इन चैप्टर एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7 और जी, अभी जाके थोड़ा सा गेट का देख लेना नीट के लिए, बस ये अपना काम खत्म हो जाएगा। सो ओवरऑल 12th क्लास आपका फिनिश्ड, 12th क्लास फिनिश्ड। अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसकी प्लानिंग मैं आपको बता देता हूँ। अपनी जो क्लास रहेगी
नेक्स्ट क्लास वो हम रिवीजन कराएंगे। अब 2 तरह की रिवीजन करेंगे, हाफ टाइम 11th एंड हाफ टाइम 12th। ठीक है, जो रिवीजन में होगा, रिवीजन में जो भी क्लासेस होगी उसमें पहले तो टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग रिवीजन होगा। अभी टेस्ट का शेड्यूल आपके पास आया हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग हम रिवीजन रखेंगे और आपको उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं टेस्ट में। फिर हम करीब करीब हमारा जो नेक्स्ट प्लान होगा वो है कि जनवरी के आसपास ये आपको रेगुलर टेस्टिंग शुरू करेंगे। रेगुलर टेस्टिंग फुल 720 का। ठीक है, जैसे एक हफ्ते ले लिया पूरा रेगुलर एक टेस्ट, उसके बाद आपको एक हफ्ते का बीच में गैप दे दिया, फिर अगले एक हफ्ते ले लिया, फिर एक हफ्ते का ब्रेक दे दिया। तो इस तरह से आपकी रेगुलर टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन रहेगा। जो बच्चे बाहर हैं वो ऑफलाइन ले लेंगे। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है, देखो इस बैच से बहुत ज़्यादा होप खराब हुआ है क्योंकि बच्चे बहुत ही इनसिंसियर हो गए हैं इस बैच में। ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं, तो कोशिश कीजिए कि रिजल्ट निकाले। शुभांगी है ना, प्रिया, खुशी, कोशिश पूरा कीजिए कि रिजल्ट निकालें सेम ईयर में। ठीक है, यस सर। हाँ, पूरा कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।